देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो बजने वाले हैं 9 और 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो शुरुआत करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। आरजेडी का आपको बता दें कि गया लोकसभा उम्मीदवार तय कर लिया गया है। कुमार सर्वजीत गया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि कुमार सर्वजीत को आरजेडी का सिंबल मिला है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 28 मार्च को कुमार सर्वजीत नामांकन करने वाले हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथों आरजेडी का सिंबल मिला है कुमार सर्वजीत को। वहीं आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी को धन्यवाद दिया है कुमार सर्वजीत ने। पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं कुमार सर्वजीत। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला है। यानी कि सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। लेकिन एक एक करके जिनको टिकट मिलता जा रहा है उनका जो नाम है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि गया से कुमार सर्वजीत जो है वो नामांकन भरने वाले हैं। लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कुमार सर्वजीत गया से। 28 मार्च को नामांकन भरेंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथों इनको आरजेडी का सिंबल मिला है। तो वहीं आपको ये बता दें कि पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं कुमार सर्वजीत। इधर अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से सिंबल मिला है आरजेडी का। यानी कि सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी नहीं कहा गया है। लेकिन एक एक करके नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो कि आपको एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो गया से कुमार सर्वजीत का हो सकता है सीधी टक्कर जीतन राम मांझी से। और इधर औरंगाबाद से और अभय कुशवाहा प्रत्याशी होंगे आरजेडी के। और इधर नवादा से आरजेडी सिंबल पर सुरेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि माफ करें, सुरेंद्र यादव जो है वो जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। और विनोद यादव जो है वो नवादा से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। तो एक एक करके नाम जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से घोषणा नहीं की गई है। लिखित तौर पर कुछ भी अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास नाम सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो कुमार सर्वजीत गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। 28 मार्च को सर्वजीत जो है वो नामांकन करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अभी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन एक एक करके नामों की घोषणा हो रही है और वो हम तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में पूरी जानकारी दीजिए कि गया से लोकसभा सीट जो है लोकसभा सीट पर कुमार सर्वजीत लड़ेंगे। तो ऐसे में कहां से उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक पुष्टि जो है वो कुमार सर्वजीत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर दी है। खुद उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि गया से उन्हें टिकट मिला है। गया लोकसभा सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कल रात में। और नवादा से जो है विनोद यादव को सिंबल दे दिया गया है। और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी ने आरजेडी ने सिंबल दिया है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है कुमार सर्वजीत ने हमसे बातचीत के दौरान की है, जिसको आप अभी दर्शकों को दिखाएंगी और बताएंगे कि देखिए क्या जो 3 सीट जो है लोकसभा के वहां के प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया है। हालांकि जब कुमार सर्वजीत से हमने ये पूछा कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं किया गया, आपके जो साथी हैं कांग्रेस है, सीपीआई है या भाकपा माले तमाम जो है वो उनकी नाराजगी क्या सामने नहीं आएगी। तो उस पर कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पर कहा कि देखिए ये रणनीति के तहत की गई है और आपसी जो है सहमति बना ली गई। फर्स्ट फेज में चारों सीट जो है वो आरजेडी ने अपने खाते में रखा। सेकंड फेज में जब है कांग्रेस का जो सीट तय किया गया है उसके तहत उनके भी प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाएगा। कहीं कोई तेज नहीं है, कहीं कोई गीच नहीं है, सब कुछ जो है वो धरातल पे है। हाँ, जल्द ही इसकी तस्वीर जो है घोषणा के तौर पे भी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये सिंबल जो है वो दे दिया गया है। गया से सुरेंद्र यादव को जो है कुमार सर्वजीत ने कहा कि गया से मुझे दिया गया है। और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। नवादा से विनोद यादव हैं और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा हैं। तो ये तय हो चुकी है। और कुमार सर्वजीत ने यह भी कहा कि हम पूरी तौर पे आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। हमने जब उनसे पूछा कि आपका सीधा टक्कर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है
जीतन राम मांझी से होगा तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो है हमारे पिता तुल्य है, हमारे पिता के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। हमेशा वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को लेकर भी अस्वस्थ है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों नहीं महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान किया। कल भी जब यहाँ पे बैठक हुई थी राबड़ी देवी के आवास पे, तो लालू प्रसाद यादव जो है उस बैठक को लीड कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। तेजस्वी यादव मौजूद थे, संसदीय दल के सभी जो सदस्य हैं वो मौजूद थे। उस दौरान भी जब हमने अब्दुल बारिक सिद्दीकी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही तस्वीर साफ की जाएगी और प्रत्याशियों का चयन से लेकर के सीट बंटवारे की तमाम जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी जो है, वो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत तौर पे संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने की है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले ही अपने प्रत्याशियों को अपना पार्टी का सिंबल जो है वो देना शुरू कर दिए हैं, जिसमें से 3 लोगों का जो नाम है वो सामने आया है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है कुमार सर्वजीत ने भी की है कि नवादा से विनोद यादव हैं, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, और गया लोकसभा सीट से जो है उन्हें खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया है। ठीक है, तमाम अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रत्याशी, गया लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं कुमार सर्वजीत। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। बात करते हैं इनसे। कुमार सर्वजीत जी, आप पर पार्टी ने सबसे पहले भरोसा जताया और आपको सिंबल भी मिल गया है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ गया जिला के तमाम सभी जाति धर्मों की महान जनता को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि उनकी शक्ति को हमारे पार्टी ने समझा। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा। सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है। तो फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद हो सकते हैं उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा, यानी कि पहले से ही जो लोग हैं उन पर ही भरोसा जताएगी पार्टी। तो सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा। एक बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा चल रही है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार जो है वो खासतौर पर जाति को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि किस जाति के उम्मीदवार जो हैं कहां से उनको चुनाव लड़वाना है, और इसका खास फायदा जो है वो पार्टी को होगी। तो इसी वजह से सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा चल रही है। कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है, यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं, लेकिन कुशवाहा समाज से इस बार हो सकते हैं। और पटना से बड़ी खबर, गया से जीतन राम मांझी नामांकन करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले जीतन राम मांझी 28 मार्च को आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी नामांकन करने वाले हैं। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सर्वजीत जो है वो आमने सामने होंगे, यानी कि आरजेडी से सर्वजीत होंगे। और इधर आपको बताते चले कि एनडीए से गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी, तो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से सर्वजीत जो है वो सामने होंगे। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों जो है वो मुखर नेता हैं और दोनों का जनाधार भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरफ जनता जो है वो अपना प्यार दिखाती है। तो गया लोकसभा सीट पर 28 तारीख को 28 मार्च को जीतन राम मांझी भी नामांकन करने वाले हैं और इधर सर्वजीत भी नामांकन करेंगे। तो एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले हैं जीतन राम मांझी 28 मार्च को, और इधर सर्वजीत जो है कुमार सर्वजीत वो आरजेडी से उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीतन राम मांझी नामांकन भरने वाले हैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में 28 मार्च को। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सर्वजीत आमने सामने होंगे।
और आपको बता दें कि यहाँ पर जातिगत गणित है वो भी पार्टीज ने लगाया है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो मुसर समाज से आते हैं, तो वहीं सर्वजीत जो है वो पासवान समाज से आते हैं। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल दोनों आमने सामने होंगे, जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत भी काफी ज्यादा मुखर नेता हैं, जीतन राम मांझी भी, दोनों का जो जनाधार है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बड़े ही सोच समझ करके पार्टी ने दोनों पर भरोसा जताया है। एनडीए ने जीतन राम मांझी पर, तो वहीं इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से सर्वजीत पर भरोसा जताया गया है पार्टी आलाकमान ने। हालांकि इंडिया गठबंधन में आपको बता दें कि ठीक तरीके से अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मंथन चली रहा है, चर्चाएं चली रही हैं, लेकिन अब एक एक करके उम्मीदवारों का जो नाम है वो अब सामने आने लग रहा है। तो ऐसे में कुमार सर्वजीत ने न्यूज 18 से बातचीत में ही उन्होंने कहा है कि उनको गया सीट मिली है, टिकट मिला है गया से। और मोतिहारी से बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज। जी हां, आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मनीष कश्यप के खिलाफ दरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चौड़ा दानो सीओ के आवेदन पर एफआईआर की गई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर है, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ। चौड़ा दानो सीओ के आवेदन पर एफआईआर की गई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, चूंकि आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चौड़ा दानो सीओ के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर। तो मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है आचार संहिता उल्लंघन मामले में। ऐसे में उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जो ये नियम कानून ये तोड़ता है उसके ऊपर आपको बता दें एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ऐसे में मनीष कश्यप के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है दरपा थाने में, और चौड़ा दानो सीओ के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जो है दरपा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। और ये जो मामला आया है कि वो बिना किसी आदेश के वो जो है काफी संख्या में लोगों को जुटान कर और एक तरह से सभा को संबोधित कर रहे थे, यही मामला है। वहाँ के जो सीओ है, चौड़ा दानो के जो सीओ हैं, उन्होंने जो है दरपा थाने में आवेदन देकर मुकदमा दर्ज किया। कुल 10 लोगों को जो है वो इसमें जो है वो नामजद बनाया गया है, जिसमें मनीष कश्यप मुख्य रूप से हैं। उनके साथ 10 अज्ञात लोगों के विरोध में दरपा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो अवनीश, ऐसे में क्या मनीष कश्यप ने अपने तरफ से कुछ सफाई दी है? अभी मनीष कश्यप का बयान सामने नहीं आया है। मनीष कश्यप से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मनीष कश्यप जो है लगभग 250 से 300 लोगों को जो है एक जगह एकत्रित कर और उनको संबोधित कर रहे थे। और जो चर्चा है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के मूड में है, इसीलिए वो जहां भी जाते हैं उनके साथ उनका हुजूम रहता है। और इसी मामले को लेकर जो है किसी तरह का कोई उन्होंने आदेश नहीं लिया था भीड़ इकट्ठा करने का या सभा को संबोधित करने का, और बिना आदेश के वो लोगों को एकजुट कर और एकत्रित कर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी का मामला बना है। और आचार आदर्श संहिता के उल्लंघन के मामले में जो है चौड़ा दानो के जो सीओ हैं, उन्होंने दरपा थाने में जो है वो मामला दर्ज कराया। ठीक है अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है, जहां पर आपको बता दें कि ईडी की दबिश दिख रही है। तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम मीरा सिंह के ठिकाने से दस्तावेजों को खंगाल रही है। बता दें आपको कि खूंटी महिला थाना की प्रभारी रहते हुए मीरा सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उन पर 25 फरवरी 2021 को एसीबी ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ ही कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव के घर पर भी केंद्रीय जांच एजेंसी की दबिश दिख रही है। तो आपको बता दें कि मीरा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था 2021 में, और उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है।
ईडी की दबिश रांची में देखने को मिल रही है। तुपुदाना ओपी प्रभारी बीरा सिंह के आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, कई दस्तावेजों को खंगाल रही है। और पटना से बड़ी खबर, शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक कांड। और आपको बता दें कि एक और आरोपी इस मामले में हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। जी हां, मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया से पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी की टीम लगी हुई है सच उगलवाने के लिए। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन कौन अधिकारियों का इसमें हाथ है, इन सभी सवालों के जवाब निकालने में एसआईटी जुटी हुई है। बता दें वहीं आपको कि 3 परीक्षा माफियाओं की 48 घंटे की रिमांड भी अब एसआईटी को मिल गई है। एसआईटी अलग अलग ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पूछताछ को लेकर के ईओयू ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, जो कि इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। तो आपको ये बता दें कि एक और जो आरोपी है उसको हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल 15 मार्च को बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा ली थी और ये तीसरा फेज था जब ये परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आए थे। और इस मामले की जांच पुलिस जो है वो कर रही है। परीक्षा में हुए पेपर लीक समेत सेटिंग करने वाले गिरोह को लेकर के लगातार बिहार पुलिस नए खुलासे कर रही है। सॉल्वर गैंग जो पकड़ में आया था, जो गिरफ्त में है, अभी जो मास्टरमाइंड पुलिस के गिरफ्त में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम गठित की गई है। इधर पुलिस का यह कहना है कि परीक्षा के पहले ही सेटर गैंग द्वारा पेपर को आउट कर दिया गया था, यानी कि जो सॉल्वर गैंग था वो पहले ही पेपर को एग्जाम से पहले ही आउट कर दिया था। और कई परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के साथ साथ जो आंसर है वो भी उनको दे दिया गया था। तो ईओयू ने 3 आरोपी को रिमांड पर लिया है। मास्टरमाइंड अभिषेक चौरसिया और साथ ही साथ 3 और अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। ईओयू की टीम आमने सामने बिठा करके आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके जवाब जो है वो एक जैसे मिले और अगर उनके जवाब में कुछ गड़बड़ी हो तो आगे उसी हिसाब से जो टीम ईओयू की जो टीम है वो आगे कार्रवाई कर सके। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुलाधिपति ने विश्वविद्यालयों को एक टास्क दिया है। कुलपतियों के साथ में बैठक के दौरान ये टास्क दिया गया है। जून तक सभी लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित करने का उनको निर्देश दिया गया है। शैक्षणिक सत्र और कैलेंडर का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव को भी खाली पड़े पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। कुलपतियों ने प्राथमिकी किए जाने और वेतन बंद का मुद्दा उठाया उस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आपको ये बता दें कि उस बैठक में के पाठक ने भाग नहीं लिया। और रांची से एक बड़ी खबर, ठेकेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की खबर सामने आ रही है। मयंक सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगने की खबर सामने आ रही है। रांची से ये बड़ी खबर, ठेकेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए मयंक सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। और इधर रांची से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंकज नाथ से ईडी पूछताछ करेगी। पंकज नाथ से आज भी पूछताछ होगी। अंबा प्रसाद के करीबी बताए जा रहे हैं पंकज नाथ, और आज ये दूसरा दिन होगा जब पंकज नाथ से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। सवालों के घेरे में होंगे पंकज नाथ, उनको सवालों के जवाब देने होंगे। अंबा प्रसाद, बता दें आपको कि अंबा प्रसाद के करीबी माने जा रहे हैं पंकज नाथ, जिनसे आज ईडी की टीम दूसरे दिन भी पूछताछ करने वाली है। सवालों की लिस्ट लंबी है ईडी के पास और उन सवालों के जवाब ईडी अंबा प्रसाद से तो पूछताछ की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब पंकज नाथ से भी पूछताछ हो रही है। ये दूसरा दिन है जब पूछताछ की जा रही है। तो ईडी की टीम लगी हुई है लगातार सवालों के जवाब लेने में। आरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने 2 लोगों की जिंदगी बचा ली है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जब ट्रेन खुलने लगी तो यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। हाथ में 2 बैग लिए हुए एक यात्री ट्रेन से गिर गया, लेकिन आरपीएफ के जवान ने यात्रियों की मदद से उसकी जान बचा ली, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, अपनी जान जोखिम में ना डालें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक यात्री किस तरीके से चलती ट्रेन में
अपने सामान के साथ, लगेज के साथ चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है और वो गिर जाता है। लेकिन ये हादसा होते होते टल गया, चूंकि आरपीएफ के जवान वहां काफी ज्यादा सक्रिय थे। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी में एक मकान में बनाए गए खुफिया तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर का बताया जा रहा है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक मकान के पास खुफिया तहखाने से विदेशी शराब का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने तलाशी ली। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद उत्पाद विभाग ने खुफिया तहखाने को खोला तो पूरी टीम दंग रह गई। तहखाने से विदेशी शराब की 40 पेटियां जब्त की गई हैं। जब्त शराब की कीमत जो है वो करीब 4 लाख बताई जा रही है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुफिया तरीके से अंडरग्राउंड में जो शराब है वो वहां से तस्करी की जा रही थी। घर के पास ही खुफिया तहखाना बना रखा था। और आप देखिए किस तरीके से वो रास्ता जो है वो ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। इधर में है, इधर और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।